नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज इंग्लिश लिटरेचर का ये जो मोमेंट का बुक है क्लास 9th का, उसका फोर्थ चैप्टर का जो कहानी है उसे सुनेंगे। ये कहानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स के रामानुजम की लिखी कहानी है, जो कि तमिल कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो सुनते हैं ये कहानी है क्या और कैसा ये जो राज्य रहता है जिसमें कि मूर्खों का राज्य ये बताया गया है। तो इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। Who are the fools in this story? What happens to them? तो ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो इस कहानी में मूर्ख कौन है, उनके साथ क्या होता है वो देखेंगे। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स। तो मूर्खों के साम्राज्य में दोनों राजा और उनके जो मंत्री थे वो सभी इडियट्स थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो वो जो थे वो दूसरे राजा की तरह अपना कार्य नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात को दिन और दिन को रात कर दिया जाए। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। तो उन्होंने क्या किया था, ऑर्डर कर दिया था सभी लोगों को कि आप रात में जाग जाइए, अपने खेतों में जा करके काम कीजिए, अपना जो भी बिजनेस है उसे चलाइए। कब ये कर सकते हैं? जब अंधेरा हो जाएगा तब, और जैसे ही उजाला हो जाता है यानी सूर्य उदय हो जाता है तब आपको जा करके सो जाना है, बेड पे जाना है, सो जाना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और कोई भी अगर राजा की बातों का नहीं मानता तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता। द पीपल डिड एज They were told to for fear of death। तो इसी कारण से लोगों ने अपने मृत्यु के डर से जैसा राजा ने कहा वैसा करते गए। The king and the ministers were delighted at the success of their project। तो राजा और उनके जो मंत्री थे, जो दोनों इडियट थे, उनका प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया था, इस कारण दोनों लोग खुश थे। One day a guru and his disciple arrived in the city। एक दिन एक गुरु और उनके एक चेला उस शहर में पहुंचे। It was a beautiful city। It was broad daylight but there was no one about। मतलब बहुत सुंदर शहर था, उस राजा का जो शहर था वो बहुत सुंदर था, नगर, और पूरा एकदम दिन था, लेकिन दिन में उन्हें कोई नहीं दिखा। वो जो शिष्य और गुरु और शिष्य आए थे, एवरीवन वाज asleep, not a mouse stirring, even the cattle had been taught to sleep by day। तो सभी लोग सोए हुए थे, एक चूहा भी घूम नहीं रहा था, और जो मवेशी मतलब गाय भैंस जो थे उन्हें भी ऐसा सिखा दिया गया था कि आप भी दिन में मतलब वो भी दिन में सो जाए, उन्हें भी ऐसा सिखाया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वांडर्ड around town till evening when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। तो ये जो दोनों अजनबी इंसान यहाँ पे आए थे, गुरु और चेले, वो पूरे दिन घूमते रहे उस शहर में शाम तक, और जैसे ही शाम हुआ, सूर्य ढला, तो पूरा शहर जो था वो जाग गया और वो अपने रात्रि का जो बिजनेस था उसमें लग गया। द टू मेन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो अब जो दोनों इंसान थे, मतलब गुरु चेले, वो थक गए थे, भूखे भी थे, तो इसी कारण से जब रात में दुकान खुला तो वो किराने का सामान लेने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू वेयर दे बाउट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना। तो इनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पाया क्या कि यहाँ सभी चीज का जो कीमत है वो बिल्कुल सेम है। एक सिंगल डुडू यानी यहाँ एक सिंगल, समझिए कि 1 रुपया में सारा चीज मिलता था। यदि वो 1 किलो चावल खरीदे तब भी, या फिर 1 दर्जन बनाना खरीदे तब भी वो 1 डूडू में ही मिलता था, मतलब 1 रुपया वहां का डूडू था। इट कॉस्ट अ डूडू, मतलब 1 डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और जो चेले थे वो बहुत खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छा जगह आ गए, मतलब जो भी खाना पीना है आराम से 1 रुपये में मिल जाएगा। They had never heard of anything like this। They could buy all the food they wanted for a rupee।
तो वो कभी भी ऐसा शहर के बारे में या ऐसी जगह के बारे में उन्होंने नहीं सुना था। वो जितना भी भोजन चाहते थे वो 1 रुपये में खरीद सकते थे, मतलब अगर कोई एक चीज चाहिए तो वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there. तो जब वो खाना बनाते रहते हैं, पकाते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो गुरु बताते हैं अपने चेले को कि ये जो राज्य है वो मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चल करके। देयर इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ये जगह हमारे लायक नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। He said to his disciple, उन्होंने अपने चेले से ये कहा। But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. लेकिन उनका जो चेला था वो वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सभी चीज यहाँ पे सस्ता था, जो भी सामान उन्हें चाहिए वो बिल्कुल सस्ते सस्ते भोजन मिलता था। तो वो सोच रहा था कि यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे। द गुरु सेड, they are all fools, they won't last very long and you can't tell what they'll do to you next. तो गुरु बोलते हैं कि यहाँ जो भी लोग हैं सभी मूर्ख हैं और यहाँ ज्यादा दिन तक रहना सही नहीं है, और तुम ये कह भी नहीं सकते हो कि अगले क्षण ही तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। बट द डिसिपल wouldn't listen to the guru wisdom, he wanted to stay. लेकिन वो जो चेला था वो गुरु के बुद्धि पर उससे विश्वास नहीं रहा और वो यहीं पे रहना चाहता था और यहीं ठहर गया। The guru finally gave up and said, do what you want, I am going, and left. तो गुरु अंत तक कहें कि तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम करो, मैं जा रहा हूं, और गुरु वहां से चले गए। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. तो जो चेला था उनका वहीं रुक गया और पूरा मतलब दिन भर भर पेट खाते रहा, मतलब केला, घी, चावल, गेहूं, मतलब जितना उसे मिलता सब खाते जाता, और सब सस्ता मिल रहा था इसलिए खा रहा था। और वो इतना मोटा हो गया जैसे गली में घूमने वाले जो बुल होते हैं, सांड, उसके जैसा वो मोटा हो गया था। One bright day a thief broke into a rich merchant's house. एक रात हुआ क्या कि एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर घुसा, सेंध लगा करके उनके यहाँ चोरी कर लिया। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब जब वो उस दीवार में होल कर रहा था और वहां से भागने का कोशिश कर रहा था अपने लूटे हुए सामान को, तो जो दीवार था वो उसके सिर पे गिर गया और वहीं पे उसका स्पॉट डेथ हो गया, उस चोर का। चोर वहीं पे मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. अब चोर का भाई आया, राजा के पास कंप्लेन किया कि महाराज, जब मेरा भाई अपना पुराना जो पुराने जमाने से जो व्यापार करते आ रहा था वो कर रहा था, तभी एक दीवार उसके ऊपर गिर गया और वो मर गया, और मर्चेंट ही इसका जिम्मेदार है। He should have built a good strong wall. उसे एक मजबूत और अच्छा दीवार बनाना चाहिए था। You must punish the wrongdoer and compensate the family for their injustice. तो आपको जो गलती किया है उसे जरूर सजा देना चाहिए और हमारे परिवार को जो अन्याय हुआ है उससे मतलब न्याय दिलाइए। The king said, justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. तो राजा ने कहा न्याय तुम्हारे साथ जरूर होगा, तुम चिंता मत करो, और तुरंत उस घर के मालिक को समन भेजा गया। When the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? Such and such your highness. तो जब मर्चेंट वहां पहुंचा तो राजा ने उससे क्वेश्चन किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला, महाराज हाँ मेरा ये नाम है सच सच। Were you at home when the dead man burglared your house?
यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो वो पूछता है राजा कि क्या जब वो चोर तुम्हारे घर में घुसा था तो तुम घर में ही थे? तो मर्चेंट बोलता है कि हाँ महाराज, मैं घर में ही था और जो दीवार जो था वो कमजोर था, इस कारण वो उसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर wall killed this man brother, you have murdered a man, we have to punish you। तो राजा क्या बोलता है कि अब तुम दोषी साबित हो गए, तुमने इस आदमी के भाई को मारा है और तुम उस आदमी के हत्यारे हो, अब तुम्हें इसका सजा मिलेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। वो बोलता है कि महाराज, जो असहाय व्यापारी रहता है वो बोलता है महाराज, मैंने वो दीवार नहीं बनाया था। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो वो कहता है कि महाराज, मैंने ये दीवार नहीं बनाया था, ये जो आदमी जो दीवार बनाया था उसकी गलती है, क्योंकि उसने सही दीवार नहीं बनाया, आपको उसे ही सजा देना चाहिए। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो वो पूछता है कि वो कौन है जिसने दीवार बनाया था? तो वो व्यापारी बोलता है कि महाराज, वो दीवार मेरे पिता के समय में बना था और मैं उस इंसान को जानता हूं, वो अब बहुत बूढ़ा हो गया है और मेरे घर के नजदीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्राउट हिम टाइड हैंड एंड फुट। तो राजा ने अपने संदेशवाहक को भेजा उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए, जो कि दीवार बनाया था, उसे बुलाने के लिए, और वो आदमी को लाया गया उसके हाथ पैर बांध करके। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माई लॉर्ड, आई डिड। तो वो पूछता है कि क्या तुमने इस इंसान का दीवार बनाया था इसके पिता के समय में? वो इंसान बोलता है, जो दीवार बनाने वाला रहता है राजमिस्त्री, वो बोलता है कि हाँ महाराज, मैंने ही बनाया था। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to punish you by death। तो वो बोलता है राजा कि तुमने किस तरीके का दीवार बनाया था, ये एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गया और उस गरीब आदमी की मौत हो गई, अब तुम्हें इसका सजा मिलेगा और तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। तो वो आदमी बोलता है, मतलब उसे फांसी पर लटकाया जाना रहता है, उससे पहले ही वो आदमी बोलता है, ब्रिकलेयर जो रहता है दीवार बनाने वाला, कि महाराज आप अपने आदेश देने से पहले मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। बोलता है कि मैंने ये दीवार बनाया था, लेकिन ये दीवार अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा दिमाग उस समय वहां दीवार बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। बोलता है कि मुझे याद है महाराज कि उस समय जब मैं दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल यानी कि एक नृत्यंगना जो थी वो उस गली में जहां दीवार बना रहा था वो बार बार आ जा रही थी और उसके जो पायल था वो झंझन बज रहा था। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। तो मैं जो दीवार बना रहा था उस पर मेरा ध्यान नहीं रह सका और मेरा दिमाग भी वहां नहीं रहा, ना ही मेरे आंख रहे। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तो तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को बुलाना होगा और वो कहाँ रहती है। यू राइट, द केस डिपेंड्स, we must look into it. It is not easy to judge such complicated case. Let's get that dancer. Where she is? तो वो आदमी बोलता है कि मैं जानता हूँ ब्रिकलेयर, कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है, आपको उसे ही बुलाना चाहिए। अब राजा और उसके मंत्री क्या बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब जो केस है वो धीरे धीरे गहरा होते जा रहा है, हमें बहुत ध्यान से फैसला सुनाना होगा और इस तरीके का जो जटिल केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें सजा सुनाना आसान नहीं होता है। तो अब उस डांसर को बुलाओ, कहाँ रहती है वो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब जो डांसिंग गर्ल थी वो एक बूढ़ी महिला हो चुकी थी, अब वो उस दरबार में, राजा के दरबार में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम?
यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो उस महिला से पूछा जाता है कि जब ये इंसान जो ब्रिकलेयर है वो दीवार बना रहा था तो क्या तुम उस गली से बार बार आ जा रही थी, क्या तुमने इसे देखा था? तो वो महिला बोलती है कि हाँ माय लॉर्ड, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकल्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो वो उस महिला से बोला जाता है कि तुम उस गली में बार बार इधर उधर जा रही थी और तुम्हारा जो पैल था वो आवाज़ कर रहा था, जिंगलिंग कर रहा था, और तुम उस समय यंग भी थी, तो इस कारण इसका ध्यान जो था ब्रिकलेयर का वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया, तो इसी कारण इसने एक खराब दीवार बना दिया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये एक गरीब चोर के ऊपर गिर गया और चोर की मृत्यु हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुमने एक निर्दोष आदमी की हत्या की है, अब इसका सजा तुम्हें मिलेगा। ये डांसिंग गर्ल से बोला जाता है, मतलब जो एक बूढ़ी महिला हो चुकी थी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। वो महिला बोलती है एक मिनट सोचने के बाद कि महाराज रुक जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे याद आ गया कि मैं क्यों उस गली में इधर उधर जा रही थी उस दिन। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। ही वॉज अ लेजी स्कॉड्रर, ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day। वो बोलती है कि मैंने कुछ सोना एक सुनार को दिया था कि मेरा ज्वेलरी मतलब मेरे गहने बना दे। वो क्या करता था, केवल बहुत लेजी था वो ज्वेलरी बनाने वाला, बहुत आलसी था, तो वो हमेशा बहाना करते रहता था कि थोड़ी देर बाद आओ, थोड़ी अभी आओ, बाद में आओ। इसी कारण से मैं पूरे दिन उस गली में घूमते रही और लगभग मैं उस घर से दर्जनों बार मतलब इधर उधर गई। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। तो ब्रिकलेयर वो बोलती है कि मेरा ये गलती नहीं है महाराज, मैं दर्जनों बार उस रास्ते से जा रही थी, तभी ये दीवार बनाने वाला मुझे देखा था महाराज, ये पूरी गलती उस सुनार की है। पुअर थिंग सी एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस। अब जो राजा है वो बोलता है कि गवाह जो भी सबूत है, सबूतों को देखने के बाद, उसे तौलने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो महिला बोल रही है, जो डांसिंग गर्ल, वो सही बोल रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। अब अंत में हमने सही दोषी को पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। तुरंत उस सुनार को ले आओ, जहां भी वो छिपा हुआ है उसे जल्दी से ले आओ। द किंग Bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। अब वो जो दुकानदार था, सुनार था, वो अपने जो दुकान था उसके एक कॉर्नर में छिपा हुआ था। राजा का सैनिक वहां पे गए और उसे खोज करके ले आए। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। जब उसने राजा की ये सारी बातें सुनी तो उसे कहने के लिए उसका अपना एक कहानी था। My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true, I made this dancer come many टाइम्स टू माई डोर। वो बोलता है महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूँ और मैं ये बात सही है कि मैंने इस डांसर को बार बार मेरे दरवाजे पे आने के लिए कहा था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। तो वो बोलता है कि मैं इस एक्सक्यूजेज इस कारण से बहाने बना रहा था क्योंकि मुझे एक अमीर मर्चेंट, अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था, जिसका ज्वेलरी बनाना था। इसी कारण मैं बार बार बहाना कर रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। उनके यहाँ शादी होने वाला था और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। आप जानते हो महाराज कि जो अमीर इंसान होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, मतलब उन्हें धैर्य नहीं होता है। धैर्य की कमी कितनी होती है। Who is that this rich man who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Make her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess on the wall, which has now
fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो वो पूछते हैं, वहाँ का राजा पूछता है उस गोल्ड स्मिथ से कि वो रिच मर्चेंट कौन है जिसने इस गरीब महिला के ज्वेलरी बनाने में देर की और जिसके कारण ये उस गली में बार बार आती जाती रही, जिसके कारण ये जो दीवार बनाने वाला था ब्रिकलेयर उसका ध्यान भटका और जो दीवार था वो गिर गया और एक गरीब निर्दोष आदमी के ऊपर और जिसके कारण उस आदमी की मौत हो गई। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो जो गोल्ड स्मिथ था उस मर्चेंट का नाम बताता है और ये मर्चेंट कोई और नहीं था बल्कि वही इंसान था जिसका दीवार उस चोर के ऊपर गिरा था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब राजा सोचते हैं कि न्याय जो है वो पूरा चक्कर लगा करके फिर वहीं से वहीं पहुंच गया और वो पूरा एक सर्कल बना लिया और वापस उसी मर्चेंट के पास पहुंच गया। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." वो रूडली जब उसको समन भेजा जाता है कि कोर्ट में फिर वापस आए तो वो चिल्लाते हुए कोर्ट में पहुंचता है। वो बोलता है कि वह मैं नहीं था, मेरे पिता ने गहने बनाने के लिए ज्वेलरी बनाने के लिए दिए थे, आभूषण बनाने के लिए, और अब वो मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिबली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। तो राजा अपने मंत्रियों से कंसल्ट करता है और उसके बाद बोलता है कि ये सही है कि तुम्हारे पिता ही सही में मर्डरर हैं, वह मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन किसी न किसी को तो उनके जगह पे सजा देना होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। तो उसे बोला जाता है कि तुम्हें पूर्वज से यानी तुम्हारे पिता से सारी चीजें मिली है, जो कि तुम्हारे पिता क्रिमिनल थे उससे उनकी अमीरी मिली है। तो अगर अमीरी यानी धन दौलत उनका मिला है तो उनका पाप का भी भागीदार तुम ही हो। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। तो वो राजा कहता है कि मैं एक बार जानता हूं और मैंने पहली बार ही जब तुम्हें देखा था तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये जो क्राइम है, जो अपराध है, उसका जड़ तुम्ही से शुरू होता है और तुम्हें ही अवश्य मरना होगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchants were somehow too thin to be properly executed on the stake. तो राजा ऑर्डर कर दिया जाता है कि नया फांसी का फंदा बनाया जाए और उसके जो सर्वेंट्स रहते हैं वो उस स्टेक को बनाते हैं, फांसी के फंदे को बनाते हैं, पूरा रेडी हो जाता है कि क्रिमिनल जो है उसके गले में अगर डाल दिया जाए तो ऐसा होता है। मिनिस्टर बताते हैं कि जो रिच मर्चेंट है वो इतना पतला है कि उसके गले में वो फांसी का फंदा आ ही नहीं पा रहा है। जब अगर उसे लटकाया जाएगा तो फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आ पाएगा क्योंकि फंदा ही थोड़ा मोटा हो गया है। He appealed to the king summon since the king too worried about it. अब वो राजा से अपील करते हैं, राजा के कॉमन सेंस को अपील करते हैं और राजा इसको लेकर के बहुत चिंतित हो जाते हैं। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to was to find a man fat enough to fit the stake. तो राजा आप सोचते हैं अब क्या करना चाहिए। वो कहते हैं अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है कि अब कुछ ऐसे कोई ऐसा इंसान को पकड़ करके लाओ जिसका की गर्दन जो है उस फांसी के फंदे में बिल्कुल फिट हो जाए, यानी कोई मोटा आदमी को पकड़ करके लाओ। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वाज फिट द स्टेक एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस, व्हीट एंड घी।
तो राजा के जो सैनिक थे वो ढूंढने लगते हैं कि कौन इतना मोटा इंसान है। तो उनकी नज़र अचानक उस गुरु के शिष्य पर पड़ती है, जो कि वहाँ रहते रहते महीनों से खा रहा था केला, चावल, गेहूं, घी खाते खाते वो पूरा मोटा हो गया था। उसी पे ध्यान राजा के मंत्रियों और राजा के जो सिपाही रहते हैं उनका जाता है। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and cried him to the place of execution. वो बोलता है कि मैंने क्या गलती किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाते रहता है। राजा के सिपाही बोलते हैं ये सही है, लेकिन राज दरबार से ऐसा ऑर्डर आया है कि एक मोटे आदमी को पकड़ करके लाओ जो कि इस फांसी के फंदे में पूरी तरीके से फिट हो जाए, और उसे ले जाया जाता है फांसी के फंदे के पास। He remembered his wise guru's words, this is the city of fools, you don't know what they will do next. तो उसे अपने गुरु के, बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आते हैं कि ये मूर्खों का शहर है और तुम नहीं जानते कि अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो मृत्यु की इंतजार कर रहा था मृत्यु का, तभी वो अपने गुरु से प्रार्थना करता है अपने हृदय में ही, asking him to hear his cry wherever he was, और उनसे कहता है कि आप मेरे दर्द को सुनिए, आप जहां भी हैं। The Guru saw everything in his vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. तो गुरु जो थे वो सभी चीज अपने दृश्य से देख रहे थे। उनके पास जादुई शक्तियां थी। वो बहुत दूर बैठे बैठे सभी चीज देख सकते थे। वो भविष्य को भी देख सकते थे, जैसे हम लोग अपने प्रेजेंट और पास्ट को देखते हैं, वैसे ही वो गुरु भविष्य को भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape थ्रू लव ऑफ फूड। तो वो तुरंत वहीं पे पहुंच जाते हैं अपने चेले को बचाने के लिए, जिसने भोजन की लालच में अपने आप को वहां तक पहुंचा दिया था, मृत्यु तक। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो वो जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, अपने चेले पर गुस्साते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं, और उसके बाद राजा को जाते हैं और राजा को एड्रेस करते हैं। किस तरीके से राजा को पुकारते हैं, ओ बुद्धिमानों के राजा, आप जो कि बहुत महान हो, अब ये बताओ कि डिसिपल मतलब महान कौन है, ग्रेटर कौन है, गुरु या फिर चेला? तो राजा बोलता है कि वास्तव में गुरु है, बेशक गुरु महान है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। तो ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? तो गुरु बोलते हैं कि अगर मैं महान हूं तो मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ और उसके बाद मेरे चेले को चढ़ाना। तब होता क्या है, when the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to the death first, not him." तो जब चेले को वहां पे लाया जाता है, चेला ऐसा सुनता है तो चेला सारा बात समझ जाता है और वो भी बोलना शुरू कर देता है, नहीं, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ, क्योंकि तुमने मुझे पहले लाया है, मैं पहले मरना चाहता हूं, ना कि मेरे गुरु। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। ही आस्क्ड द गुरु, "Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake." तो गुरु और उनके जो चेले थे वो अब लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे पहले फांसी पर चढ़ना है, मुझे फांसी पर चढ़ना है। अब राजा इनके बिहेवियर से, बर्ताव से पजल हो जाता है, मतलब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है। वो पूछता है गुरु से कि आप क्यों मरना चाहते हैं? मैंने तो इस इंसान को इसलिए लाया था फांसी पर चढ़ाने के लिए क्योंकि ये बहुत मोटा है और ये उस स्टेक में फिट हो जाएगा। You shouldn't ask me such question. Put me to the death first, replied the Guru. गुरु बोलते हैं कि तुम मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो। Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understood. वो बोलता है क्यों, जरूर कोई रहस्य है, आप बुद्धिमान इंसान हो, अब आपको मुझे समझाना ही पड़ेगा। Will you promise to put me to death
if I tell you, ask the Guru. The king gave him his solemn word. तो वो गुरु बोलते हैं कि यदि तुम मुझे वादा करो कि मैं तुम्हें सारा चीज बता दूं तो तुम मुझे पहले डेथ दोगे, यानी पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। राजा बोलता है कि ठीक है, आपकी बातों को माना जाएगा। द गुरु टुक हिम aside out of the servants' ear shots and whispered to him. तो राजा जो गुरु थे उनको बगल में ले जाते हैं ताकि जो नौकर हैं उनके कानों में कुछ आवाज नहीं आए, और उसके कान में थोड़ा फुसफुसा करके कुछ बताते हैं। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या तुम जानते हो कि हम दोनों अभी तुरंत क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। मैंने पूरे संसार हमने देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे शहर जैसा शहर कहीं नहीं देखा है। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फांसी का फंदा है, ये भगवान का फांसी का फंदा है, भगवान के न्याय का। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। यह बहुत नया है और कभी भी इस पे क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल को इस पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. अब जो भी पहले जिसका मृत्यु होगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो दूसरी बार मरेगा उसे इस देश का मंत्री बनाया जाएगा। We are sick of our ascetic life. हम लोग ये साधु सन्यासी के जीवन जीते जीते कमजोर हो चुके हैं, बिल्कुल सिक हो चुके हैं। It wouldn't be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. तो अब हम राजा और मंत्री की तरह एंजॉय करना चाहते हैं अपने अगला जीवन। Now keep your words my lord and put us to death me first remember. अब राजा को गुरु बोलते हैं कि अब आप अपने शब्दों को याद रखिए और सबसे पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. तो राजा क्या करता है कि बहुत गहरे सोच में पड़ जाता है और वो ये नहीं चाहता है कि मैं अपने साम्राज्य को किसी तरीके से खो दूं, किसी दूसरे के हाथ में जाने दूं, और वो बोलता है मुझे समय चाहिए। सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। तो वो उस फांसी को रोक देता है अगले दिन के लिए और अपने मंत्री से जाकर के चुपके से बात करता है। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। तो वो मंत्री बताता है कि ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारा जो राज्य है वो अगले जीवन में किसी और को मिल जाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक ओवर सेल्व्स एंड वी will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed. तो वो बोलते हैं कि चलो हम लोग ही इस फांसी पे झूल जाते हैं और अगली बार फिर से हमारा जब जन्म होगा तो हम राजा और मंत्री दोबारा बनेंगे, क्योंकि ये जो होली मैन पवित्र इंसान है, साधु जो हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और मंत्री भी उनकी बातों से सहमत हो गया। So he told the executioner, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. इस कारण से अब फांसी जो देने वाला जो इंसान रहता है उसे बोला जाता है, राजा बोलते हैं कि मैं क्रिमिनल को आज रात ही भेजूंगा। जब पहला इंसान आएगा तो उसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़ा देना और उसके बाद दूसरे को भी, और ये मेरा ऑर्डर है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. तो उस रात राजा और उनके मंत्री चुपके से उस जेल में जाते हैं जहां की गुरु और उनके चेले बंद रहते हैं, और खुद को उनके जैसा बना लेते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं और अपने विश्वासी नौकर के साथ उस फांसी के फंदे के पास चले जाते हैं और उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। When the bodies were taken down to
be thrown to crows and vultures. The people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. जब उनके शरीर को फेंका जाना रहता है कौवे और गिद्ध के बीच में, ताकि कौवे और गिद्ध उनको नोच नोच कर खा जाएं, तो वहां के जो लोग थे वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं। जब वो डेड बॉडी को देखते हैं तो देखते हैं कि ये राजा और उनके मंत्री का डेड बॉडी है और पूरा शहर कंफ्यूज हो जाता है। All night they mourner and discuss the future of the kingdom. पूरी रात वो बुदबुदाते रहते, मतलब वो बात करते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि इस राज्य का फ्यूचर अब क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and came up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तो कुछ लोग जाते हैं और उस गुरु और चेले को पकड़ करके लाते हैं जो कि बिना किसी को बताए उस शहर को छोड़ करके भागने वाले होते हैं। We people need a king and a minister, said someone. कोई कहता है कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। Other agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. तो वो उस गुरु और उस चेले से के सामने प्रार्थना करने लगते हैं कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। I didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो जो उनका चेला था, शिष्य था, उसे मनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत समय लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all old law. तो वो गुरु जो थे वो फाइनली उस राज्य पे राज करने को तैयार हो जाते हैं, उस मूर्खों के राज्य पे, और कहते हैं कि जो भी नियम है उसे तुरंत बदलना होगा। From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a do. It became like any other place. तो उसी समय से रात रात हो गई, दिन दिन हो गया, और 1 रुपए में अब कुछ भी नहीं मिलता था। जैसे दूसरे जगहों पे सारे सामान मिलते थे वैसे ही यहाँ भी मिलने लगा। तो ये एक फोक टेल है, यानी कि कहानी जो कि A.K. रामानुजम के द्वारा लिखी गई है, और ये कन्नड़ फोक टेल है भारत की। तो यहाँ ये जो कहानी है वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।